नमस्कार। सिंपल समाचार में आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। दिल्ली सरकार के पास दिल्ली है, किसको मिली, या एलजी के पास। और सारे न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, केजरीवाल सरकार की जीत हुई है। हमारे साथ थोड़ी देर में सौरभ भारद्वाज जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लीगल एडिटर आशीष भारद्वाज मेरे साथ हैं स्टूडियो में। आशीष, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लागू किया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार को पहले भी पता था कि उनके पास बहुत सारे पावर्स है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास जितने पावर्स हैं वो हमने बहाल कर दिए, बस इतना ही है ना। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का काम अनिंदर सिर्फ एक व्याख्या करना है, वो संविधान के उस मुद्दे को जिसमें संविधान मौन होता है, साफ तौर पर कुछ खुलकर नहीं कहता। तो ये जो बेंच थी, इसके पास ये मुद्दा रेफर हुआ था 239/239 AA कि क्या राज्यपाल प्रशासक हैं, अगर वो प्रशासक हैं तो उनकी शक्तियां कहां तक है। एक बार मैं इन जो लोग दिल्ली के बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि उनको वो दिल्ली के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, उनको समझाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये मामला जो है कि क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी आम आदमी पार्टी। क्या वो ट्रांसफर नहीं करवा पा रही थी, क्या उनके फाइल नहीं जा रहे थे, क्या हुआ था? सबसे पहले जो कि अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा किया था चुनाव के टाइम के जो भ्रष्ट नेता है उनके खिलाफ वो उनको जेल में डालेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत करेंगे और उसको कार्रवाई करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली का है वो एक पुलिस एक्ट के तहत वो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी। वो उसके पास एक बहुत बड़ी पावर है, वो पुलिस की तरह सीबीआई की तरह किसी को अरेस्ट कर सकता है, FIR दर्ज कर सकता है, उसको रिमांड पर ले सकता है। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पूरा स्टेट नहीं है और पुलिस उनके पास नहीं है, वो सेंटर के पास पावर है। तो सबसे पहले ये एंटी करप्शन ब्यूरो पर लड़ाई शुरू हुई। तो केंद्र ने एक नोटिफिकेशन 2015 में जारी किया कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो दिल्ली का है और वो दिल्ली पुलिस के अंडर आएगा। दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं है, वो सेंट्रल की एक एजेंसी है, लेकिन वो केंद्रीय कर्मचारियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकता, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली के जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत लोग हैं उन्हीं पर कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा आया। फिर इन्होंने किसानों के लिए जो सर्कल रेट बढ़ाए दिल्ली सरकार ने जमीन के, कृषि की जमीन के, उसको एलजी ने खारिज कर दिया। CNG फिटनेस घोटाला एक आया जिस पर दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई, लेकिन केंद्र ने उस कमेटी को और पार करके एक और कमेटी अपनी बना दी जांच के लिए। तो ये तमाम मुद्दे 11 तरह के मुद्दे इकट्ठा हो गए और इस पर यह सवाल हुआ कि पावर किसकी कितनी है। तो इसी को लेकर दिल्ली सरकार हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में 4 अगस्त 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली के हेड जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो सीधे तौर पर एलजी हैं और दिल्ली को स्पेशल स्टेटस है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास तमाम पावर नहीं है, वो कोई भी। तो आज क्या हुआ है? क्या वो एक तरीके से हाईकोर्ट का ऑर्डर पलटा गया या ये बोलना ज्यादा हुआ? जी देखिए, नहीं, कुछ हद तक हाईकोर्ट का ऑर्डर पलट गया है। वो इस मुद्दे पर पलट गया कि दिल्ली पूरी तरह प्रशासनिक हेड नहीं है इस फैसले के बाद, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा वो प्रशासनिक हेड है। दिल्ली सरकार जो भी फैसला लेगी या लेने जा रही है उसकी इंटीमेशन भी देनी पड़ेगी और उसकी अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। मुझे याद है नजीब जंग जी ने किसी इंटरव्यू में इस तरीके से कहा था, जिसको हेडलाइन बनाया गया था कि इन दिल्ली आई एम द गवर्नमेंट, ऐसे कि एलजी है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो चीफ मिनिस्टर। आज का जो जजमेंट है इसमें साफ है कि जो कलेक्टिव विल है लोगों का, जो देश के जिनको इलेक्ट किया गया है, वही असली शासक है। सिर्फ यह है कि दिल्ली एक स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी के तौर पे स्पेशल स्टेटस है, उसमें भी फर्क है, एक अलग कैटेगरी है, यानी खाली पुदुचेरी की तरह या किसी चंडीगढ़ की तरह यूटी नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने जजमेंट में लिखा भी है कि क्योंकि ये एक देश की राजधानी है, इसलिए इसका ये फंडामेंटल एक ये है कि इसको आप किसी कैटेगरी। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दिल्ली में सिर्फ वो 3-4 चीजें, जैसे लॉ, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, और 2 चीज मैंने देखा कि कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट फीस, ये सब छोड़कर बाकी सब चीजें दिल्ली सरकार के अंडर। दिल्ली सरकार फैसला कर सकती है। सबसे बड़ी जो चीजें आज हुई हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट के जो फैसले पलटे और एक बहुत बड़े फैसले इसको हम कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि आप एक सेकंड रुकिए, हम डायरेक्टर साहब को बोलते हैं कि हम सौरभ भारद्वाज को फोन पर लेते हैं क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं बन पा रहा है। आप जानते हैं दिल्ली में इंटरनेट वगैरह चलाना और कनेक्शन चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन खैर हम फोन पे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते होता है या नहीं। तो आप कह रहे थे कि आज के फैसले के बाद सबसे बड़े फैसले हैं
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा है कि एलजी अपने आप में कोई पावर डिसीजन मेकर नहीं है, इंडिपेंडेंट, कि एलजी कोई फैसला दे दें, यानी वो अब खुद कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। वो जो भी एड एंड एडवाइस होगी मुख्यमंत्री की या मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की, उसको बाध्य होंगे मानने के लिए, यानी वो उनको सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में कुछ हो तो नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो और उस मुद्दे में भी उनके पास ठोस दलीलें हों और कारण हो कि नहीं ये दिल्ली के हित में नहीं है, तो वो असहमति जता सकते हैं, और लेकिन उस केस में भी वो खुद फैसला नहीं कर सकते। जैसे हम सुनते थे कि एलजी ने फाइल लौटा दी, एलजी ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, या एलजी अफसरों की मीटिंग करके कह रहे हैं कि आप दिल्ली में ये योजना लाइए या वो मत लाइए। ये बेसिक फर्क है जो अब दिल्ली पर पड़ेंगे। एलजी अब कोई डिसीजन मेकर अथॉरिटी नहीं है अपने आप में। अब अगर उनको किसी बड़े मुद्दे पर जिसके लिए ठोस कारण होने चाहिए, वो उस पर असहमति डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति का फैसला बाइंडिंग होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। यानी केंद्र सरकार की एडवाइस पर राष्ट्रपति काम करते हैं तो केंद्र सरकार वहां पर अपर हैंड में रहेगी, अपर हैंड में लगेगी। लेकिन यहां पर मुद्दे खत्म नहीं हुए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा है, ये मुद्दा बड़ा है, ये कौन तय करेगा। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पावर एलजी के या सेंटर की यूनियन के पास है, जैसे लैंड हुआ, पब्लिक ऑर्डर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पुलिस हुआ, ये तो अब भी एलजी के अंडर ही आएंगे। जी बिल्कुल, ये एलजी के अंडर में रहेंगे। और जहां तक हमें पता है, हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और पोस्टिंग, क्योंकि सेंट्रल जितने भी आईएएस और बाकी ऑफिसर हैं ये सब सेंट्रल कैडर के लोग हैं, एजीएमयू कैडर के लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मैं माफी चाहूंगा कि हम आपके साथ वीडियो लिंक नहीं कर पा रहे हैं। सौरभ जी, मेरा पहला सवाल है कि आज के बाद क्या बदला है? इससे पहले क्या क्या आप नहीं कर पा रहे थे जो आज के बाद कर पाएंगे? देखिए, आम लोगों की भाषा में मैं आपको बताऊं कि जो स्थिति शीला दीक्षित जी के जमाने में 15 साल दिल्ली में रही, उसके अंदर ये था कि 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़ के, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, बिजली है, पानी है, राशन है, इन सब पे दिल्ली सरकार अपने निर्णय ले सकेगी, कानून बना सकेगी। और ये निर्णय और कानून जो हैं ये एलजी के ऊपर बाध्य होंगे, मतलब एलजी इन सब निर्णय से बाध्य होंगे। तो अब इसके अंदर हर चीज के अंदर जो फाइल पहले एलजी साहब के पास भेजी जाती थी और एलजी साहब अपने मन मुताबिक उन फाइल्स को रिजेक्ट कर देते थे, उनमें ऑब्जेक्शन लगा देते थे या डिले कर देते थे, ये जो चीज है ये 4 ऐसे फाइल या ऐसे कुछ बताइए हमें सौरभ जी, बाहर के लोगों के लिए जो आप लोगों ने कोशिश की थी करने के लिए, कोई पॉलिसी, कोई चेंज जो एलजी साहब ने नहीं करने दिया या वापस भेज दिया। जैसे कि सबसे पहले तो मोहल्ला क्लिनिक की जो फाइल थी, ये पिछले 2.5 साल से एलजी साहब के यहाँ फंसी रही। एलजी साहब इसको नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ी सी उसके अंदर मोहलत देके उसको 3 महीने पहले किया। सीसीटीवी की फाइल के ऊपर एलजी साहब अभी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगा के वो फाइल रोकी हुई है। किस चीज की फाइल पे हम सुन नहीं पाए कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, जो 70 लाख लोगों को हम राशन घर घर पहुंचाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिए, उसको भी रोक रखी है। अब जो है, क्योंकि ये तीनों की तीनों सब्जेक्ट जो है प्योरली स्टेट लिस्ट में आते हैं और शिला जी के जमाने में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास आते थे, अब इसमें हमें एलजी साहब की राय मशवरे की जरूरत नहीं है। जो चुनी हुई सरकार ने कैबिनेट में फैसला ले लिया, एलजी को उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एलजी उसके अंदर रिजेक्शन नहीं कर सकते। ये जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि अगर आप केंद्र सरकार के विषय में देखें तो जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री, वो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, मगर जो प्रधानमंत्री और उनकी जो काउंसिल है, जो कैबिनेट है, जो डिसीजन लेती है, वो राष्ट्रपति को मानना होता है, उसमें मोहर लगानी होती है, वो एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल होते हैं। एक मुझे चीज बताइए कि अगर आपको कल एक मोहल्ला क्लिनिक खोलना पड़े जी, तो आप लैंड उसके लिए अक्वायर कैसे करेंगे? लैंड की जो समस्या है वो आज भी है दिल्ली के अंदर। लैंड और पुलिस अभी भी एलजी के अधीन है, मगर कम से कम वो लैंड जो जैसे दिल्ली जल बोर्ड के पास है, या दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर जो लैंड है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, हम कम से कम अब उन पे मोहल्ला क्लिनिक खोल सकते हैं। मगर ये जो 2015 में जो केंद्र सरकार नोटिफिकेशन ले आई थी, उसमें दिक्कत ये आने लगी थी कि जो दिल्ली सरकार के पास जमीन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जमीन है या दिल्ली जल बोर्ड के पास जमीन है, उसमें भी एलजी साहब की अनुमति की जरूरत होने लगी थी और वो हर चीज पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के फाइल को रोक दिया करते थे। तो अब जो है उनकी उन ऑब्जेक्शन से हमें कुछ दिनों तक मुक्ति मिल गई है, ये है।
नहीं, लेकिन अगर मैं वही बोल किया, सुप्रीम कोर्ट ने लैंड पर तो आपको कुछ दिया नहीं। अगर आपको जैसे अगर आपको जगह जगह पे जैसे इंटरनेट वाईफाई लगाना हो, जैसे आपका प्लान था या वादा था कि हर जगह हम लगाएंगे, वहां पर तो आपको किराए में कुछ लेना पड़ेगा, कोई जगह लेना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे आप? देखिए, उसके लिए फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से काम चला लेंगे। लैंड के लिए अगर एलजी साहब जमीन, तो हमें नहीं उम्मीद की एलजी साहब इसके बाद भी कभी हमें जमीन देंगे, मगर दिल्ली सरकार के कब्जे में आधीन भी बहुत सारी जमीन है, वहां पे कुछ ना कुछ करके काम चला लेंगे। पहले ये हो रहा था कि आपको हर ऑर्डर, चाहे वो कोई भी ऑर्डर, वो हर ऑर्डर एलजी के पास भेजना पड़ता था, हर फाइल एलजी के पास जाती थी और वहां पे उन फाइलों को अननेसेसरीली डिले किया जाता था। एक तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो अफसर थे वो पहले शीला दीक्षित जी के जमाने में उनके कंट्रोल में हुआ करते थे, तो उनकी बात सुनते थे, उनकी ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है। इस बात पे मैं वापस आऊंगा सौरभ जी, आप बने रहिए क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है ट्रांसफर पोस्टिंग का। ये ब्रेक लेकर हम वापस आएंगे आपके पास। सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ फोन लाइन पर। सौरभ जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग की और आप कह रहे थे कि शीला दीक्षित जी ने जो 15 साल राज किया था दिल्ली पे, वो चीफ मिनिस्टर थी, उस वक्त वो खुद ट्रांसफर करती थी, आईएएस ऑफिसर्स उनकी बात मानते थे। लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि उसमें से 10 साल तो यहाँ पर यूपीए की सरकार थी और यूपीए के सरकार केंद्र और स्टेट के बीच में कोई नोखाझोंकी नहीं थी, तो ये बात सामने नहीं आई थी कि किसके अंडर आता है ट्रांसफर पोस्टिंग का राइट। हाँ, मैं बताऊं, ये चीज जो है ये बड़ी ही बारीक चीज है जो अक्सर मीडिया की नजर से बच जाती है। जब अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2015 में सरकार बनाई थी, उसके 3 महीने बाद 21 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक नोटिफिकेशन लाई, अध्यादेश लाई, नोटिफिकेशन लाई, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सर्विसेज भी, स्पेसिफिकली लिखा, सर्विसेज भी हमने केंद्र सरकार को दिया इस ऑर्डर के तहत। उसके बाद पोस्टिंग ट्रांसफर तो अलग बात है, यहाँ तक कि अधिकारियों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का, कौन अधिकारी क्या काम करेगा, किस अधिकारी के ऊपर क्या मेमो या शो कॉज दिया जा सकता है, ये सारी की सारी पावर्स भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों से ले ली गई। उसके बाद अधिकारियों को ये पता चल गया कि ये मुख्यमंत्री या ये सरकार हमसे खुश हो या नाराज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको एलजी और केंद्र सरकार को खुश रखना है। उस कारण जनरल रूटीन के भी जो रोजमर्रा के काम होते थे डिपार्टमेंट के, उसमें भी टांग अड़ाई गई और जहां जहां किसी अधिकारी ने अच्छा काम किया और ऐसा लगा सरकार की नीतियों को ये अधिकारी बढ़ा रहा है, उसका अगले ही दिन ट्रांसफर या तो गोवा कर दिया गया या पुडुचेरी कर दिया गया या अंडमान निकोबार कर दिया गया। और ये अब क्या बदलेगा, अब कैसे बदलेगा? वो बदलेगा कि अब जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है केंद्र सरकार मनमाने ढंग से नहीं कर सकती, यहाँ तक। लेकिन ये तो कहीं पे जजमेंट में नहीं है कि नहीं कर सकती है। हाँ, मैं बताता हूँ, जजमेंट के अंदर ये साफ है कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर ही एक 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार अपनी मर्जी चला सकती है। बाकी सारे जो सर्विसेज है आप देखें वो इसमें नहीं है। सर्विसेज एक अलग से स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट था, उसके बारे में साफ साफ लिखा है कि इन तीनों के अलावा जितने भी स्टेट, लेकिन उसमें सर्विसेज में अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन, वही मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली है उस ऑर्डर के अंदर कि इन तीनों के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में, उसमें कैबिनेट डिसीजन जो होंगे वो बाइंडिंग होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर। तो ये साफ हो जाता है इस चीज से। तो अब ये है कि जैसे अगर आप देखें शीला दीक्षित जी के जमाने में जो मुख्य सचिव भी होता था, वो भी शीला, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट या बड़े इंटरेस्ट में रोक सकते हैं, वो तो रोक सकते हैं उसको। उसके अंदर ये लिखा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर एलजी की राय अगर चुनी हुई सरकार से अलग होगी तो वो डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, वो भेज सकते हैं, वो डिले कर सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, वो डिले कर सकते हैं, डिले नहीं कर सकते, वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। और साफ साफ लिखा है कोर्ट ने कि सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही ये किया जाएगा, ये हर मामले में नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा जो है एलजी के चारों ओर खींच दी गई है और वही स्थिति जो शीला दीक्षित जी के जमाने में एलजी की थी, वो स्थिति लाके वापस आ गई है।
लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर जो काम कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर हो, अगर उसको जैसे पब्लिक ऑर्डर जब सुना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है? क्या आप मुझे बता सकते हैं पब्लिक ऑर्डर होता क्या है? हाँ, जैसे कि 144 लगाई जाती है, जैसे कि जब क्या कहते हैं, जहाँ पे आशंका होती है कि कोई मतलब कि इस तरीके का डिसऑर्डर होता है, तो ये 144 लगाने की जो धारा है ये पब्लिक ऑर्डर के अंदर आता है। लॉ और पुलिस तो आपको मालूम है, पुलिस का हो गया, और लैंड जो हो गया, जमीन से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं, इन 3 मामलों के अंदर शुरू से स्थिति ये रही है कि ये केंद्र सरकार के अधीन है और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा से राज्य। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा सौरभ जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको पानी में कुछ बदलना हो, आपको कनेक्शन देना है, आप स्कूल नए खोलने चाहते हैं, हर एक जगह पे आपको या तो पुलिस की बंदोबस्त चाहिए या आपको लैंड की जरूरत है, ये कैसे करेंगे? वो आपके अंडर नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट जो है आज केंद्र सरकार को हुई है, मुझे लगता है कि मॉरली उनको एक लेसन मिला है कि अब वो राज्य सरकार को अपना काम करने दे। अगर वो आगे भी टांग अड़ा सकते हैं, देखिए टांग अड़ाने का स्कोप आज भी है उनके पास। वो कहें कि आपका सचिवालय जमीन पे बना हुआ है, हम वो जमीन वापस लेना चाहते हैं, तो सचिवालय ही बंद हो जाएगा। करने को बेशर्मी कोई कुछ भी कर सकता है, मगर मॉरली देखा जाए तो उनको अब जो है लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के काम करना चाहिए, वो अपने दायरे में काम करें। तो आप मानते हैं कि अगर वो चाहते हैं तो आज भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो चाहें तो आज भी वो हमको बिल्कुल रोक सकते हैं, मगर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है, तो जैसे ही वो कुछ करेंगे तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से माफी चाहता हूं कि हमारा वीडियो लिंक नहीं बन पाया। सिंपल समाचार आज का यहीं तक।